तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और हम थर्मोडायनेमिक्स एक साथ पढ़ेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सब कुछ समझेंगे कहाँ अंतर आता है और कैसे यूनिवर्सली हम इस पढ़ी हुई थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक साइंस है जो कि डील करता है रिलेशन अमोंग हीट, वर्क, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स law of science which deal with the relation among heat, work and properties of system। ये डील करता है एनर्जी ट्रांसफ़र और इसके सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट्स पर करने का उससे। ये स्टडी करते हैं हम इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को। इसमें हम ये एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी को। इसके अलावा इसको साइंस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे वैलिड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसर्न्ड है एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम, यानी कि ये सारी ही बातें जो थी जो मैंने पहले बोली उन सभी से ये कंसर्न्ड है। क्या ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम से कंसर्व है? नहीं, एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम से कंसर्व है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब ये सारे इक्विलिब्रियम जब एक साथ हों तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे आपके 4 लॉज आते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। हम बात करें अगर थर्मल इक्विलिब्रियम का, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब है तीनों इक्विलिब्रियम यानी कि एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, एक थर्मामीटर है जो कि उसने कोई रीडिंग दिखाई, ठीक है। अब जो सी के लिए दिखाई वो ए के लिए दिखाई, वो बी के लिए दिखाई, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बिल्कुल हाँ, ये आपका 0th लॉ है कि आप सी ए और बी भी और सी भी हो जाता है, दिस इज 0th लॉ। अब व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज अ सिस्टम। एंड व्हाट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, या फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्रीज, ये भी यूनिवर्स, बोथ। ओके, तो ये वाली बात ख़त्म होती है। एक सेकेंड, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाई। इक्विलिब्रियम स्टेट अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हमें डिस्क्राइब करनी है तो हम इनमें से किस किस के कर सकते हैं? प्रेशर, टोटल हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम और वर्क डन। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल हीट और वर्क डन ये नहीं आएंगे। हम 3 चीज़ों से, सिर्फ ओनली 3 चीज़ें हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब कर सकती हैं। दैट इज़ प्रेशर, दैट इज़ टेम्परेचर एंड दैट इज़ वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगले पेज पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखा है कि एक वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क है जो कि कंटेन करता है कुछ आइस क्यूब्स। तो अगर एक थर्मोफ्लास्क में आइस क्यूब रखे हुए हैं इसका मतलब दैट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम। और एक रेफ्रिजरेटर जो है दैट इज़ अ क्लोज सिस्टम। अब अगर तुम किसी में मैगी बना रहे हो किसी ओपन वेसल में, दैट इज़ अ ओपन सिस्टम। तो तुम्हें क्लोज क्या है, ओपन क्या है और आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेटेड में कोई भी लॉस नहीं होगा हीट का, है ना। लेकिन क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में हीट लॉस हो सकता है। जैसे एक बात बताते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं कि मास कैन नॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन। यानी कि मास एक्सचेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, मास नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी हो सकती है। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। लेकिन ना मास एक्सचेंज हो सकता है ना एनर्जी हो सकती है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं, मास भी एनर्जी भी, तो दैट इज़ अ ओपन सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि
इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जिन्हें कट करने पे वो चेंज नहीं होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर तुम बीच में से आधा आधा कर दो तो वो चेंज हो जाएंगी। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी डेंसिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, मोलर मास हो गया, प्रेशर हो गया, डेल्टा जी पर मोल हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, या फिर डेल्टा एनर्जी पर मोल हो गया, डेल्टा यू डेल्टा इंटरनल एनर्जी पर मोल हो गया। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ईएमएफ, विस्कोसिटी, पीएच और टी, ऐसी सारी चीज़ें जो आधा कर दो आपको भी अगर कट कर दो तो भी वो चेंज नहीं होंगी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका मास आ गया, मास को आधा आधा कर दो तो आधा आधा बढ़ जाएगा। एंथैल्पी आ गई, एनर्जी या वर्क आ गया। अब ये पर यूनिट मोल नहीं है एनर्जी, ये सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ वर्क है ना। इसके अलावा मोल हो गए, कितने मोल को आधा कर दोगे, है ना। मोलैरिटी नहीं है, मोल है। फोर्स, वॉल्यूम, डेल्टा जी पर मोल होता तो इंटेंसिव होती, डेल्टा यू पर मोल होता तो इंटेंसिव होती, लेकिन सिर्फ डेल्टा यू एक्सटेंसिव है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। इसके अलावा एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे हमें बस मेन जो इम्पोर्टेंट हैं जो तुम्हें भूल सकते हो याद रखना कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पीएच, ईएमएफ ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विच इज़ रॉन्ग और आपने गलती से पढ़ लिया हाउ मैनी इज़ रॉन्ग, तो इस हिसाब से आंसर लगाया। तो हाउ मैनी नहीं है, विच है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है चेंज इन सिस्टम इज मेजर्ड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू मेजर चेंजेस, नो नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा स्टेटमेंट सही है, वो कहता है चेंज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग limited number of properties. If you are using the limited number of property, then you can also able to calculate the change. Now we are moving to the next part. What are cyclic process? हम cyclic process के बारे में बात करते हैं। तो cyclic process में जो state function होते हैं और इनकी जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, जैसा कि इंटरनल एनर्जी हो गई, ये घूम के वहीं आ जाएंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन इनकी जो है वो सेम है। अब जैसे कि स्टेट फंक्शन कौन कौन से होंगे, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई और गिव्स फ्री एनर्जी हो गई। लेकिन पाथ फंक्शन कौन कौन है, पाथ फंक्शन मेनली आपको पाथ फंक्शन याद रखनी है जो कि दो हैं आपके, वर्क और हीट। इस साइक्लिक प्रोसेस में भी ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा घूम के वहीं आ गया तो जो उस पॉइंट पे वो चीज़ डिसाइडेड है स्टेट फंक्शन में, उस पॉइंट पे अगर वो यहाँ है तो उसकी वो चीज़ यही होगी। लेकिन वो खूब दुनियादारी में घूम के आया तो इसका मतलब वर्क तो उसने किया है, भले ही वो वहीं आ गया, हीट तो लॉस हुई है भले ही वो वहीं आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ऐसी प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उनमें, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, इन ए साइक्लिक प्रोसेस व्हाट विल नॉट बी ज़ीरो, इनमें क्या ज़ीरो नहीं होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी, बिल्कुल एक साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी क्योंकि स्टेट फंक्शन है इसमें ज़ीरो होगी। एंट्रोपी बिल्कुल, हीट नहीं, हीट साइक्लिक प्रोसेस में भी ज़ीरो नहीं होगी। हीट कैपेसिटी हो गई या वर्क हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो सेम ही रहती। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे ही स्टेट फंक्शन है, किसी पॉइंट पे होंगे तो सेम ही रहेंगे। और ये सब एक्सटेंसिव भी हैं क्योंकि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का और स्टेट फंक्शन होने का कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है।
तो एंट्रोपी आपकी स्टेट फंक्शन है, लेकिन वहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अगर मोनो एटॉमिक होगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 3। डाई एटॉमिक अगर होगा तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, डाई एटॉमिक में अगर वो लीनियर भी हो सकता है और वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अगर वो लीनियर है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 5। इसके एग्जांपल है CO2, C2H2। लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है, जैसे कि मतलब वो डायटोमिक ही है पर वो नॉन लीनियर है, जैसे कि आई एम सो सॉरी, डायट लीनियर जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटोमिक भी हो सकते हैं। मतलब पॉलीएटोमिक भी अगर लीनियर है 5 ही होगी, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है तो वो पॉलीएटोमिक ही होंगे, डायटोमिक तो लीनियर ही होंगे। और जो पॉलीएटोमिक हैं वो लीनियर हैं तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। जैसे CO2 और C2H2 ये काफ़ी सारे एटम से मिलके बने हैं, लेकिन ये लीनियर है। और जो नॉन लीनियर पॉली डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। तो यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू याद रखनी है, पॉइजन्स रेशियो, दैट इज़ मोनोएटमिक के लिए 5/3, डायटोमिक और लीनियर के लिए 7/5 और पॉलीएटोमिक के लिए 4/3, यानी कि 1.6, 1.4, 1.3। तो हम कह रहे थे कि गामा की वैल्यू हमें याद रखनी है, और गामा इज इक्वल्स टू होता है CP/CV। और CP/CV का रिलेशन हम जानते हैं कि CP माइनस CV, कैपिटल CV माइनस कैपिटल CV इज इक्वल्स टू होता है R, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेस कैसी हो सकती हैं? आइसोथर्मल हो सकती हैं, आइसोकोरिक हो सकती हैं, आइसोबारिक हो सकती हैं और एडियाबैटिक भी हो सकती हैं। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। आइसोकोरिक में आपका फॉर्मूला होगा P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/V2। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म हट गया। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो फॉर्मूला होगा V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और एडियाबैटिक की अगर बात करूँ, एडियाबैटिक का मतलब है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंप्लीट इंसुलेशन होगा और आपका फॉर्मूला आएगा PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको और दो फॉर्म में भी याद रख पाओ तो रख लेना, TV की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर P1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लेकिन मेन फार्मूला जो है वो हमें याद रखना है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और बाकी ये दोनों यहीं से डराइव हो जाएंगे। अब हमें एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज समथिंग विच इज़ रियल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रियल हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस हैं और किसी फाइनाइट टाइम में ये हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको हम कभी भी ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये इतनी तेज़ हो जाती हैं, इतनी फास्ट हो जाती हैं कि हम इन्हें स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें अगर स्टडी करना है तो हम चीज़ों को बहुत स्लो करके देखना होगा, बहुत स्लो डाउन करके स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू स्टडी ए प्रोसेस विच इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इतनी स्लो है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। इसकी जो एंट्रोपी होगी डेल्टा S0, ये इज इक्वल्स टू 0 होता है, इतनी ज़्यादा स्लो है ये। इसको आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रेशर और यहाँ पे जो आपका प्रेशर ऑफ गैस है वो एक्सटर्नल प्रेशर के हमेशा बराबर ही रहता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर नहीं था, और इसे हम ग्राफ पे भी प्लॉट नहीं कर पा रहे थे। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने इसको बहुत स्लो कर दिया, हम रियल प्रोसेस को ही बहुत स्लो स्पीड में पढ़ना चाहते हैं। यानी कि इवन ए वेरी लो चेंज इन प्रेशर कैन रिवर्स द डायरेक्शन। इतना ज़्यादा ये स्लो और कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे हो रही है। इनफाइनाइट टाइम लगता है रिवर्सिबल रिएक्शंस को पूरा होने के लिए। कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है?
अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज हमसे कहता है कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो आइसोथर्मल होगा और एडियाबैटिक, यानी कि ना हीट यहाँ पे आपकी डेल्टा टीवी है वो भी चेंज होगा, हीट का भी कोई टेम्परेचर का भी चेंज नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे कोई हीट लॉस होगा, यानी कि वर्क डन भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखो, अगर हीट लॉस नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन भी ज़ीरो होगा, हीट लॉस भी ज़ीरो होगा, ठीक है। एंट्रोपी यहाँ पे लेकिन इंक्रीज़ होगी। एंट्रोपी यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। और जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं इनका साइक्लिक जो डेल्टा, अगर साइक्लिक हैं तो उनका डेल्टा चेंज कितना आता है, ज़ीरो आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी इन ए सिस्टम कैन बी अल्टर बाई। किसी भी सिस्टम में अगर आपको एनर्जी को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे एनर्जी दे सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, और उसमें कोई सब्सटेंस भी मिला सकते हो। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन अल्टर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब हमें यहाँ पे बहुत ही फोकस होके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे अब आएंगे हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। तो इस चीज़ को हम बहुत ढंग से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फ्री एक्सपेंशन को याद रखना है। अगर कहीं भी वर्ड आता है फ्री एक्सपेंशन, इसका मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगी और एडियाबैटिक होगी, ये दोनों ही एक साथ होंगी, और यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम ये समझ लें कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इक्वेशंस कैसे बनाई गई हैं। फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में जो इक्वेशन बनी है वो कुछ ऐसे हैं। फिज़िक्स कहती है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और केमिस्ट्री के हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। यानी कि केम में हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम उसने वर्क डन ऑन द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के इक्वेशन बनाई है। फिजिक्स में सिस्टम काम कर रहा है तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के बनाइए। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को याद रखते हैं, फिजिक्स में हम याद रखते हैं कि बाय द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के बनाइए तो वो इक्वेशन लगाएंगे, और ऑन द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के केमिस्ट्री में लगाइए तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम इन दोनों को ही पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कौन अब क्यू के साथ पहले जुड़ के बराबर डेल्टा है और कौन क्यू बराबर में वर्क डन, यानी कि वर्क डन हमें पता है कौन सा क्या है। अब हमें बस जो एक बात हमें याद रखनी है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज, यानी कि हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मीन्स हम उसमें टेकन फ्रॉम द सिस्टम यानी कि इज नेगेटिव, हम उससे हीट ले रहे हैं। इसके अलावा बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिस्टम को दे रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, है ना। लेकिन यहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वर्क डन बाय और ऑन का कॉन्सेप्ट इसीलिए थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि फिजिक्स में सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सिस्टम को काम करना चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव। बट एक्चुअल में अगर देखें तो सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने कुछ एनर्जी लूज़ करी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी नेगेटिव। और केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री में, पर हमें वर्क डन से कोई मतलब नहीं है, हमें हीट से मतलब है। आप हीट याद रखो, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन के साइन को छोड़ो, इक्वेशंस को पकड़ो। फिजिक्स में इक्वेशन कैसे बनी है और केमिस्ट्री में इक्वेशन कैसे बनी है, और आपको दोनों ही पॉजिटिव लेके चलना है। बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि फिजिक्स की इक्वेशन में वर्क डन बराबर के निशान से इधर आता है, प्लस में इंटरनल एनर्जी में हो रहा है, क्योंकि वहाँ बाय द सिस्टम यूज़ किया है। आपको दोनों ही पॉजिटिव ले लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डायनेमिक इज बेस्ड ऑन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेस है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। और आपको एक बात में 4.2 जूल होते हैं, यानी कि कैलोरी इज अ बिगर यूनिट, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। नाउ
अनदर पेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर यहाँ पे हमें याद रखनी है यूनिट्स, हमें यूनिट्स के साथ खेलना है। तो यूनिट्स में अगर हम सबसे पहले देखें कि हमें यूनिट देख के पता करना है कि ये हीट कैपेसिटी है या कैपेसिटी है या फिर लेटेंट हीट है, हम कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसका मतलब कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, यानी कि अमाउंट फिक्स नहीं है, यानी कि बहुत सारी चीज़ की ये कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कि दैट इज़ अ हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल दे दिया, इसका मतलब दैट इज़ ए स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, और अगर यहाँ पे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम दे दिया, दैट इज़ ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम। ओके, और अगर मोल भी नहीं दिया होता तो कैपेसिटी होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपकी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल है, यानी कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब ग्राम या कैलोरी पर मोल दे दिया, अब टेम्परेचर हटा दिया, यानी कि लेटेंट हीट, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा, तो दिस इज़ अ लेटेंट हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी वाली इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आर है विच इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो पी वी अपॉन, यानी कि एन मतलब मोल होता है केल्विन, तो ये हमारी जो पी वी होता है एनर्जी, तो इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, जूल पर मोल केल्विन हो गया, या फिर एटीएम पर मोल केल्विन हो गया, या फिर बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन हो गया, या फिर कैलोरी पर मोल केल्विन हो गया। तो ऊपर की जो एनर्जी की यूनिट है वो बदल रही है, नीचे मोल केल्विन ही है। तो जब ऊपर की यूनिट बदलती है तो हमें वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग याद रखनी होती हैं। अगर जूल के टर्म्स में आंसर आ रहा है, द वैल्यू इज शुड बी 8.314, और ये मैक्सिमम टाइम हम ऐसा यूनिट में ही खेलते हैं में दे रखा होता है, और वॉल्यूम मीटर 4 या फिर 25/3 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे में दे रखी है मीटर क्यूब की जगह, यानी कि टीसी मीटर क्यूब में दे रखी है, तो यहाँ पे आप 0.0821 या फिर 1/12 यूज़ करोगे, ठीक है। और आपका अगर आपको कैलोरी में एनर्जी निकालनी है, कैलोरी में आपको आर की वैल्यू याद रखनी है, कैलोरी पर मोल केल्विन, तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन रखनी है। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि 1 जूल में 4.2 कैलोरी, 1 बार लीटर में 100 जूल होते हैं, और 1 एटीएम लीटर में 101 जूल होते हैं। वैसे तो बार और एटीएम हम लोग लीटर में 101 जूल। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं वर्क को। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ पी डेल्टा वी, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत। फिज़िक्स में जब हम प्रेशर की बात करते हैं, इसका मतलब वो प्रेशर हम मान रहे हैं, और केमिस्ट्री में जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो वो प्रेशर हम मानते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। हमने इक्वेशन पढ़ी होगी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है गैस का, यानी कि ऑब्वियसली दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर जो तुम बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी कि केमिस्ट्री में प्रेशर बढ़ाने पे आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन फिज़िक्स में प्रेशर बढ़ाने पे अगर गैस का प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, दूध उबलता है ना, हीट देते हैं, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे फिज़िक्स में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो हमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं होना चाहिए,
हमें बस इक्वेशन पता होनी चाहिए कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, जो कि मैक्सिमम हम केमिस्ट्री में करते हैं, तो उसके टर्म्स में वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम की क्या फार्मूला बनता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम का फार्मूला तब क्या बनता है जब हम फिजिक्स में मैक्सिमम, जब हम प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात समझनी होगी कि जब हमने केमिस्ट्री में प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि दोनों के साइन अपोजिट हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकल के आया विच इज़ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे माइनस निकल के आया है, तो ये फार्मूला किसका बना। अब माइनस से हमें नहीं समझना कि ये ऑन ऑफ, इससे मतलब नहीं है। तुम खुद देखो, ऊपर से तुमने प्रेशर बढ़ाया, मतलब ऊपर से काम किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का ये फार्मूला बना। और यहीं इसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव पी एक्सटर्नल कर दो इंटू डेल्टा वी, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम का फार्मूला बना। यानी कि अभी तक हमने जो इक्वेशन पढ़ी है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वो हम पी वी जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम के टर्म्स में, सॉरी, वर्क डन प्रेशर ऑफ गैस के टर्म्स में अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के बारे में बात करें, हमारे पास सेम फार्मूला निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आप देखो कि अगर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा प्लस प्रेशर ऑफ गैस इनटू डेल्टा वी। और वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या, ऑन द सिस्टम का क्या निकल के आएगा, नेगेटिव प्रेशर ऑफ डेल्टा वी, है ना। तो हमें वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों से समझना होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला एक्सटर्नल के टर्म्स में क्या होता है और गैस के टर्म्स में क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्सपेंशन फिजिक्स में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्सपेंशन केमिस्ट्री में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये बात हमें समझ आती है। और जो फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल इंटू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, ये हमेशा क्या बता रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें क्या बता रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये हमें बताएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक हम देख चुके कि क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम का और वर्क डन बाय द सिस्टम का, जब हमें केमिस्ट्री में वर्क दिया हो, जब हमें फिजिक्स में वर्क दिया हो। ठीक है, जब केमिस्ट्री में वर्क दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे जो प्रेशर दिया है वो पी एक्सटर्नल दिया है और उसके टर्म्स में हमें फॉर्मूला लगाना है। और अगर फिजिक्स में वर्क दिया है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो वर्क ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस की वजह से है, तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हीट कैपेसिटी दे रखी है 5 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है हमें वाटर 180 ग्राम दे रखा है, और उसकी जो हमें बताना है कि वो 400 केल्विन से 420 केल्विन तक जा रहा है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें 180 का डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, यानी कि हमें समझ आ जाएगा कि दिस इज 10 मोल, दिस इज समथिंग 10 मोल। अब एक मोल के लिए जो कैपेसिटी है वो हमें हीट कैपेसिटी दे रखी है, और ये हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि पर मोल दे रखी है। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हमें 10 से करना पड़ेगा, इंटू डेल्टा टी 20 डिग्री का है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है कि डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, क्यू मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम विच इज पॉजिटिव, प्लस डब्ल्यू। ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो कैसा होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ी है तो वहाँ पे आपने यानी कि वर्क किया है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आई एम सॉरी, यानी कि जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी है तुमने उसे दिया और वर्क भी किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का पी एक्सटर्नल के टर्म्स में क्या फॉर्मूला आएगा, उसका आएगा माइनस पी वी।
हमेशा डेल्टा ई का फॉर्मूला यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा एन सी वी डेल्टा टी ही होगा, और डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होगा एन सी पी डेल्टा टी हमेशा। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर केस में डेल्टा एच क्यू के बराबर नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे ही डेल्टा एच क्यू के बराबर होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वहाँ पे डेल्टा एच का फॉर्मूला होगा एन सी पी डेल्टा टी, तो वहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि डेल्टा एच वहाँ पे क्या है, डेल्टा एच बराबर जीरो हो गया। लेकिन क्या वहाँ पे क्यू भी जीरो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो, हमने पढ़ा कि क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर हो गया, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो है, इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हमें ये बात एज इट इज याद रखनी है, वरना मैक्सिमम केसेस में जो एंथैल्पी चेंज है वो क्यू के बराबर ही है, यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है। तो हमने देखा नीचे कि डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। डेल्टा पी वी यानी कि पॉजिटिव में है, और डेल्टा पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा एन की वैल्यू। तो डेल्टा एन में हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे इक्वेशंस के टर्म्स को जो सेम फेज में होंगे। जैसे कि अगर गैस 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 में है तो हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स को घटा देंगे। ठीक है, अगर सॉलिड है तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, और अगर गैसेस के साथ लिक्विड है तो उन्हें भी हम काउंट नहीं करेंगे। गैसेस के साथ सॉलिड है नहीं करेंगे, गैसेस के साथ लिक्विड है उन्हें भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एन जी गैसियस के लिए है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने वाली बात है कि वर्क डन बाय द सिस्टम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर पॉजिटिव है यानी कि सिस्टम ने कुछ काम कर दिया, और सिस्टम ने अगर कुछ काम कर दिया मतलब उसका एनर्जी लॉस हो गया, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो गई। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे, तो मैं ये कह रहा था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, मतलब उसने कुछ काम कर दिया, यानी कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच से कम होगी। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू कम है यानी कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी डेल्टा एच से। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कोई वर्क नहीं किया, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 60 अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई हो गया। अगले पेज पे मूव करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब रियल, रियल में जो हो रही है, यानी कि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो कहीं भी अगर लिखा हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर वहाँ पे आइसोथर्मली कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है, या फिर एडियाबैटिकली कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है, या कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, इसका सीधा सीधा अगर वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब ये है कि वो एक इरिवर्सिबल है, यानी कि रियल रिएक्शन है, या फिर इनकी फास्ट रिएक्शन है। तो वहाँ पे हमें जो वर्क डन बाय द सिस्टम का फॉर्मूला लगाना है वो पी डेल्टा वी लगाना है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम का जो फॉर्मूला लगाना है वो माइनस पी डेल्टा वी लगाना है। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी डेल्टा एन जी आर टी। और यहाँ पे हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाली विच इज -3, तो -3 आर टी इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाली, माइनस है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मिल गया। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से कम है। अगर डेल्टा एच कम है यानी कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता जाता था नहीं, यानी कि वर्क डन किया गया है सिस्टम पे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस डेल्टा एन जी आ रहा है, लेकिन वो टर्म नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको लॉजिकली भी समझ आ जाएगी और फॉर्मूले से भी समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें
ये दे रखा है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन पानी की दे रखा है, यानी कि डेल्टा एच दे रखा है आपको, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है। और आपको पूछा है कि इंटरनल एनर्जी आपको बतानी है और आपको ठीक है, और इंटरनल एनर्जी आपको बतानी है और टेम्परेचर भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको पता है 1 होगी। आपने लिखा कि पानी को पानी में, गैसियस को गैसियस में कन्वर्ट करना है, एन डेल्टा एन की वैल्यू होगी, तो आपने वहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपको डेल्टा ई की जगह जब आप लिखोगे तो ये वाला टर्म माइनस में चला जाएगा, बराबर के निशान से इधर आएगा, तो यानी कि 40.66 किलोजूल्स में से कुछ माइनस हो रहा है। अब आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि 40.66 किलोजूल से छोटा ही आंसर है, और इससे छोटी ई की वैल्यू तो 37.56 है, और ई को कुछ ज़्यादा ही छोटी माइनस में 43.76 है। अब इतनी छोटी होने का चांस तो है नहीं, तो लॉजिकली हम लगा देंगे, लेकिन फिर भी हम आर टी का अगर फॉर्मूला निकालें तो आर की वैल्यू हम 8.4 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एसआई यूनिट में खेल रहे हैं। इसके अलावा हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 1000 किया, तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा कैलकुलेट करके। अब हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में। तो फ्री एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था, जब भी फ्री एक्सपेंशन है वहाँ पे लिखा होगा फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, या फिर सिर्फ फ्री एक्सपेंशन रखा होगा, या फिर गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम ये लिखा होगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू भी 0 है और डेल्टा क्यू भी 0 है, और डेल्टा यू और डेल्टा क्यू 0 है तो वर्क डन भी 0 ही होगा। यानी कि फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ 0 होगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डब्ल्यू सब 0 होगा, बस एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा है गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, तो इसको भी पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले 69 क्वेश्चन में आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि 1 बार के लिए अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 100 जूल लेना है, लेकिन 1 ATM लीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 101 जूल लेना है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखें तो एक्सपेंड आइसोथर्मली हो रही है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब कांस्टेंट प्रेशर आ गया मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम का माइनस बी डेल्टा वी, वर्क डन। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देखने की है कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है तो हमने माइनस पी डेल्टा वी लगाया। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पूछता तो हम पी डेल्टा वी लगाते पॉजिटिव पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे समझना होगा कि Q जो है वो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम है और डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम है, और ज़्यादातर केसेस में ये आपको सेम ही होगा डेल्टा H और Q, और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H Q के बराबर होगा। और इक्वेशन चाहे आप Q बराबर लिखो डेल्टा U प्लस W यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर डेल्टा H बराबर लिखो, बट डेल्टा एक बार याद रखना कि डेल्टा E और डेल्टा U इसे हम इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं और डेल्टा H हम चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट करते हैं। अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेल्टा यू भी 0 होगा, डेल्टा एच भी 0 होगा, और क्यू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होगा या फिर नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टॉपिक पे हम आए। उससे पहले हमें एक और बार मैंने ऊपर ये बात बताई है कि ATM लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101 लेना पड़ेगा, और अगर आपको बार लीटर को कन्वर्ट करना है तो आपको 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे आ गए हैं। अब अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये बहुत स्लो होती हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रल फॉर्म में जाना पड़ेगा वर्क डन के लिए। तो इंटीग्रल PdV का जब आप इंटीग्रेशन करके आप फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा -nRT ln V2 अपॉन V1 या फिर ln P1 अपॉन P2। आपको याद रखने हैं दोनों ही फॉर्मूले। ठीक है, आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला आता है, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में -nRT ln V2 अपॉन V1 या फिर -nRT ln P1 अपॉन P2। और ln को हटाने के लिए आप नए फॉर्मूले याद रख सकते हो 2.303 माइनस का
nRT log V2 upon V1 या फिर -2.303 log nRT log P1 upon P2। आइसोथर्मल है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा ही, डेल्टा E 0 होगा ही, डेल्टा H 0 होगा ही, और Q माइनस W के बराबर है, यानी कि ये W कौन सा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, या फिर Q बराबर है वर्क डन बाय द सिस्टम के। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ के भी कितनी हीट, इनफाइनाइट हीट देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आइसोथर्मल ही नाम से दे दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी मतलब वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 होने का मतलब है कि जितनी भी हीट दी जाएगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच के फॉर्मूले थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हैं। क्या है, डेल्टा यू का फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी। अगर आप फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी थी उसमें रखोगे तो आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी ग्राफ में देख के कि कब एक्सपेंशन हो रहा है, कब कंप्रेशन हो रहा है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे फिजिक्स और केमिस्ट्री वेरी क्यों कर रही है। तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। आप ग्राफ बना लो, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना लो। पर हम ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैस की, और केमिस्ट्री में बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब आपने एक कर्व बनाया, अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ रही है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और फिजिक्स में एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है, यानी कि क्लॉकवाइज आओगे तो पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव होगा, मतलब कंप्रेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाने पे। तो ये तो रही फिजिक्स की बात। लेकिन आप केमिस्ट्री में जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब आपने क्या किया, फिर से एक्सपेंशन किया। लेकिन अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हो और एक्सपेंशन कर रहे हो, इसका मतलब क्लॉकवाइज जाने पे आप वर्क डन ऑन द सिस्टम के बारे में बात करोगे ना। जब आप पी एक्सटर्नल के बारे में बात करते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम के बारे में बात करते हो, और आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, इसका मतलब आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो, है ना। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो यानी कि उसे क्या हम बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, और कंप्रेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि केमिस्ट्री में क्लॉकवाइज आना मतलब एक्सपेंशन करना, और एक्सपेंशन केमिस्ट्री में आपका नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में एक्सपेंशन नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम किसके बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर के बाद भी अगर वो चीज़ एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। और ये हम वर्क डन ऑन द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के बोल रहे हैं ना, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऊपर से, प्रेशर वर्क डन ऑन द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के बोल रहे हैं ये बात। और केमिस्ट्री में हम वर्क डन बाय द सिस्टम को कंसिडरेशन में रख के बातें करते हैं। तो यहाँ पे जब वर्क डन ऑन द सिस्टम का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी आएगा, और पॉजिटिव में है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबारिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला वही एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा ई का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा एच क्यू के बराबर है ही। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस कांट बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन आपको एज इट इज़ याद रखना है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन और पता होती है कि PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है, और P1 माइनस गामा T की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे अगर तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे डेल्टा Q 0 है, जब हीट ही नहीं दी तो फिर C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, गामा इज इक्वल टू हमें पता है CP/CV होता है 1.6, 1.4, 1.3। ये आपकी गामा की वैल्यू होती है फॉर मोनो, बायएटमिक और ट्राइएटमिक।
या फिर पॉलीएटमिक भी बोल सकते हैं उसे। लेकिन अगर पॉलीएटमिक लीनियर है तो उसकी 1.4 होगी। अब यहाँ पे हमने आगे एक चार्ट बनाया है। चार्ट हमने किस किस का बनाया है? फ्री एक्सपेंशन का चार्ट बनाया है। फ्री एक्सपेंशन में हम सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि भाई सारी चीज़ें ज़ीरो होती हैं, बस एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव होती है। हम इरिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका कांस्टेंट प्रेशर की याद होगी, चाहे वो आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर बोल दे, चाहे वो एडियाबैटिक कांस्टेंट प्रेशर बोल दे, या फिर कांस्टेंट प्रेशर अगर बोल देगा, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होगा। बाकी सारे फॉर्मूले एज यूजुअल हैं, कोई चेंज नहीं है। अगर उसने आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो आइसोथर्मल में भी उसने रिवर्सिबल बोल दिया। अगर आइसोथर्मल में उसने आइसोथर्मल अगर इरिवर्सिबल थी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाली थी तो हमें पता ही है पी डेल्टा। लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोल दिया तो वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -2.303 nRT log V2/V1 या फिर P1/P2। और इसके अलावा हम CM वैल्यू देख ही चुके हैं कि यहाँ पे आइसोथर्मल है तो इनफाइनाइट होगी, और यहाँ पे एज सच कोई चेंज नहीं है, सारी इक्वेशन एज यूजुअल यूज होंगी। आइसोकोरिक में आपका आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रही है। CV की यहाँ पे जो C की यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CV बोल देते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वही ये बिल्कुल उसी की तरह इरिवर्सिबल की तरह होगी। प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया मतलब क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CP बोलते हो, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो थी वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं के बारे में बात नहीं करी गई है और यहाँ पे करी गई है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने वर्क डन का फॉर्मूला याद ही किया है, P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1। और एडियाबैटिक है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जीरो होगी। और इक्वेशंस जो सबसे नीचे दी गई हैं ये हमें PV = nRT से सारी पता चल जाती हैं। सिर्फ एडियाबैटिक में हमें याद रखना है कि PV की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वही वर्क के ग्राफ्स आ गए, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है ये हमें देखना है, और एक्सपेंशन में क्या होगा और कंप्रेशन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम अभी ग्राफ से थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले कर्व में आपको दे रखा है कि वर्क डन, और केमिस्ट्री में जब कोई आपसे वर्क डन बोलेगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है, अगर मेंशन नहीं करता है तो। और फिजिक्स में कोई वर्क डन बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहा है। तो जब उसने वर्क डन बोला और उसने बोला कि वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब एक्सपेंशन हो गया, है ना। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, हम कर्व में इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। और नेगेटिव का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ में हमें एरिया निकालना पड़ेगा। P और V का बीच का जो भी ग्राफ बन रहा है इसका, तो ट्राइंगल का पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 86 से 88। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें डायरेक्टली एरिया निकाला, हमने वर्क डन पूछा। वर्क डन किसका पूछा? वर्क डन ऑन द सिस्टम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमसे अगर पूछा गया है तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। द केमिस्ट्री में वर्क डन जो है आपका नेगेटिव आएगा, एक्सपेंशन नेगेटिव होता है। अब हम अगले पॉइंट में देखें, इन एक्सपेंशन और इन कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको प्रोसेसेस में वर्क डन की बात करनी है कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगले पेज पे आना पड़ेगा, और अगले पेज पे आके आपको देखने पड़ेंगे कर्व। तो आपको जब कर्व की बात करोगे तो सबसे पहले आप देखो कि आइसोबारिक प्रोसेस में आप कंप्रेशन की तरफ जाओ सबसे पहले। आप एक्सपेंशन की तरफ जाओ। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे जब आप, तो एक्सपेंशन की तरफ आप जाओगे तो आइसोबारिक प्रोसेस में आप देखोगे कि सीधा सीधा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, सीधी सीधा कर्व आ गया। जब आप आइसोकोरिक को देखोगे तो वहाँ पे भी आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहाँ पे भी सीधा सीधा कर्व आ जाएगा, ठीक है। आइसोकोरिक ऐसा और आइसोबारिक ऐसा, प्रेशर कांस्टेंट।
अब हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में देखना है। तो जब भी हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो आइसोथर्मल वाला जो होगा ना वो ऊपर होगा और एडियाबैटिक वाला ज़्यादा स्टीपर होगा। एडियाबैटिक वाला कर ज़्यादा स्टीपर होता है हमेशा, बस इतना आपको याद रखना है। अगर नीचे उतर रहे हो तो ये ज़्यादा नीचा होगा, और अगर ऊपर जा रहे हो कंप्रेशन में जा रहे हो तो ये ज़्यादा ऊंचा होगा, ज़्यादा उठा हुआ होगा। आइसोथर्मल नीचे होता है, आइसोथर्मल कम स्टीपर होता है। तो सेम अगर आप कंप्रेशन में देखोगे तो कंप्रेशन में कर्व आप देखो तो अब आपको अगर आइसो कोरिक देखनी है तो आपको सीधा सीधा वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे। आइसो बारिक देखनी है तो सीधी एक लाइन खींच दोगे। आइसोथर्मल अगर आपको देखनी है तो आइसोथर्मल वाली आपकी कम स्टीपर होती है, तो थोड़ी पीछे से जाएगी, और एडियाबैटिक बहुत ऐसे उठ के जाएगी। तो अब अगर आपको इनके नीचे की जो एरिया है वो इनके वर्क की बात करते हैं, तो कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्क आपको देखने को मिलेगा आइसोबारिक में, फिर आपको देखने मिलेगा थर्मल में, फिर आपको देखने को मिलेगा एडियाबैटिक में, फिर आपको देखने को मिलेगा आइसोकोरिक में। जबकि कंप्रेशन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एडियाबैटिक में, फिर आपको देखने को मिलेगा आइसोथर्मल में, फिर आपको देखने को मिलेगा आइसोबारिक में, और सबसे एंड में आपको देखने को मिलेगा आइसोकोरिक में। तो ये तो आप याद रख सकते हो, या फिर आप कर्व दिमाग में रखोगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो लास्ट पेज पे हमें बस यही दे रखा है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंपैरिजन करना है एक्सपेंशन का, और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कंपैरिजन करना है जब वो कंप्रेशन है। तो ये आप कर लोगे। अब हम इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में हमें बताना है कि इनमें से आपको दो कर्व दे रखे हैं, एक ए बी और एक ए सी। हम देख के भी बता सकते हैं कि ए बी वाला जो कर्व है वो आइसोथर्मल का होगा, और ए सी वाला जो कर्व है आपका एडियाबैटिक का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करी जा रही है और ये हमें दे भी रखा है। अब हमें बताना है कि इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत। सिर्फ एक गलत है इसमें। तो देखो टेम्परेचर ए और बी बराबर होंगे, हाँ, क्योंकि वो आइसोथर्मल का कर्व है तो इस कर्व पे सारे टेम्परेचर बराबर होंगे। आपकी जो वर्क डन आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ एरिया ज़्यादा है। वेरी गुड। अब एंट्रोपी आइसोथर्मल की एडियाबैटिक से ज़्यादा होती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ऑप्शन नंबर डी हम चेक करते हैं। देखो हमें टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी पता है कि बराबर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर सी से ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ए भी टेम्परेचर सी से ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर सी ज़्यादा बोला है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी आपका गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें एक अगली स्लाइड में नीचे में हमें वर्क डन का फॉर्मूला मैंने मार्क किया है कि जो हमें याद रखना है एडियाबैटिक में P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। और फिर इसके बाद हमने एक जो ऊपर पढ़ा उसका हमने एक ऑर्डर याद रखा है कि सबसे पहले वर्क डन जो होता है वो आइसो बारिक का ज़्यादा होता है, फिर आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, फिर एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है, फिर आइसोकोरिक का ज़्यादा होता है। किस में? एक्सपेंशन में ज़्यादा होता है। और अगर हमें आइसोथर्मल वाले का कर्व याद रखना है, स्लोप क्या होगा आइसोथर्मल का, तो यहाँ पे होगा माइनस पी अपॉन वी। ये आपका याद रखना है कि आइसोथर्मल का जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस पी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। इसका टेन थीटा होगा आइसोथर्मल का। और अगर एडियाबैटिक के बारे में बात करें तो दिस इज गामा टाइम्स ऑफ माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी, यानी कि दिस इज मोर स्टीपर स्लोप। एडियाबैटिक का जो स्लोप है इज मोर स्टीपर, गामा टाइम्स वहाँ पे है, ठीक है। लेकिन वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे कि ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब स्टीपर ज़्यादा है लेकिन वर्क डन कम है एडियाबैटिक का आइसोथर्मल से। वैल्यू वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो नेगेटिव में जो ज़्यादा होता है वो ओवरऑल कम होता है। और ये हम ऊपर उससे भी देख सकते हैं कि वर्क डन जो है आपका वो एडियाबैटिक का कम है, और स्लोप भी हमें यही बताता है, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग एज वी सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सपेंशन, और यही लिखा हुआ है इसमें। अब हमारा अगला टॉपिक है एंट्रोपी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ती है, अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं जैसे गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, तो ये भी एंट्रोपी का एक इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं मोलर मास की। तो अगर सेम फिजिकल स्टेट में है तो मोलर मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंट्रोपी के, जिसका ज़्यादा मोलर मास
उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। जी हाँ, तो जैसे आप C3H8 की बात करें और C2H4 की बात करें, दोनों सेम स्टेट में हैं, लेकिन मोलर मास किसका ज़्यादा है? C3H8 का। ऐसा लग रहा है कि भारी ये तो चल नहीं पाएगा ना, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर आइसोमर के बारे में बात करें तो जितनी ज़्यादा उसके पास ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। ये बात समझ में भी आती है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा वो उड़ना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा नियो, फिर आइसो, फिर एन, ये भी हम समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग ऑफ एग, अगर हम एग को बॉईल कर रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन की एंट्रोपी घट रही है। हम पॉलीमराइजेशन में बात करें तो पॉलीमराइजेशन में हम चीज़ों को बांध रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी घट रही है। और होमो एटॉमिक वर्सेस हेट्रो एटॉमिक में अगर हम बात करें तो जो हेट्रो एटॉमिक होती है उनकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, और जो होमो एटॉमिक है एक जैसे इन्हें कंपाउंड बना लिए हैं जैसे कि H2O2 I2, तो ये जो है आपकी इनकी एंट्रोपी कम होती है। हेट्रो और होमो में हेट्रो की ज़्यादा होती है। ओके, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा Ng की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमें एंट्रोपी कैसे चेक करनी है ये अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम डेल्टा Ng से भी पता कर सकते हैं एंट्रोपी। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो मतलब एंट्रोपी उसकी पॉजिटिव है, और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है और अगर डेल्टा Ng की वैल्यू कम है इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। अब अगर डेल्टा Ng 0 है तो हम इसको नहीं कंसिडरेशन में करेंगे, उसके बाद हम होमो और हेट्रो देखेंगे कोई भी रिएक्शन है। तो ये नीचे इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि सबसे पहले हमने उनका डेल्टा Ng निकाला, उनकी वैल्यू से कंसिडर किया, और जिनमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आई उसमें हमने हेट्रो वाले को जो है प्रायोरिटी दी और बोला कि यहाँ पे अगर हेट्रो बन रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, और हेट्रो से होमो की तरफ जा रहे हैं मतलब एंट्रोपी घट रही है। अब हम एंट्रोपी के अगर फॉर्मूले की बात करें तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। जी हाँ, हमने डेल्टा G का फॉर्मूला पढ़ा था। डेल्टा G इज इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू हो जाता है T डेल्टा S। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आया कि डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T या फिर Q बाई T। ये हमें इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करी है जब डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है डेल्टा S का वो होता है डेल्टा Q बाई T या फिर डेल्टा H बाई T। इसके अलावा जो हमें फॉर्मूले एंट्रोपी के याद रखने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा S का है NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln T1 अपॉन T2। ओके, P1 अपॉन P2। तो हमने V2 अपॉन V1 की जगह बस P1 अपॉन P2 कर दिया, बाकी फॉर्मूला सेम रहा। अब अगले पेज पे हमने इसको एक और बार लिखा है और अच्छे से याद करने के लिए लिखा है कि एक बार हमने इसको NCP के टर्म में लिखा है और एक बार हमने इसको NCV के टर्म में लिखा है, और हमें दोनों टर्म्स में डेल्टा S की फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो NCV के टर्म में क्या है? NCV ln T2 अपॉन T1, और NCP के टर्म में भी यही है NCP ln T2 अपॉन T1 दोनों में, प्लस NR ln दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर CV की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम आएगी वहाँ पे V2 अपॉन V1, और CP की बात कर रहे हैं तो प्रेशर आएगा वहाँ पे P1 अपॉन P2। दैट्स इट। और ये फार्मूला हमें याद रखना है एंट्रोपी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक टाइप के रिएक्शंस के लिए एंट्रोपी का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो आइसोथर्मल में हमें पता है कि फ्री एक्सपेंशन यानी कि आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो डेल्टा S का जो फॉर्मूला होगा उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव से फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें T1 अपॉन T2 अपॉन T1 आ रहा है, और दोनों टेम्परेचर बराबर है यानी कि ये 1 हो जाएगा, और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, यानी कि सेकंड वाला टर्म बता NR ln V2 अपॉन V1 या फिर NR ln P1 अपॉन P2। आइसोबारिक के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे NCP वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे प्रेशर वाले जो दोनों टर्म है P1 P2 जो
बराबर पॉजिटिव के बाद आते हैं वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ NCP ln T2/T1 बचेगा। सेम ऐसे ही आइसोकोरिक में NCV ln T2/T1 बचेगा। और एडियाबैटिक में अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक में दो तरह की रिएक्शन हो सकती हैं आपकी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो एडियाबैटिक में जो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उसमें डेल्टा एस जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि इनमें एंट्रोपी तक चेंज नहीं होती, इसीलिए इन्हें आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन है अगर और एडियाबैटिक है तो हमें पूरा फॉर्मूला जो हमने याद करे हैं CP और CV के टर्म्स में डेल्टा एस का, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हमेशा बढ़ रही है। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर हम बात करें इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो होगा, इससे कम नहीं हो सकता। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्योंकि भाई वो एक रियलिटी वाली रिएक्शन है। लेकिन अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये ज़ीरो के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये बोलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना ई की डिफाइंड है ना एच की डिफाइंड है, डेल्टा ई और डेल्टा एच डिफाइंड है। तो एग्जैक्ट अगर हमें एंट्रोपी डिफाइन करनी है तो हम कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ पे बोला कि एट ज़ीरो केल्विन द एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ज़ीरो। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको अगर मिले तो आपको यहाँ पे लिखनी है नोट्स में। वो ज़ीरो आपकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, और आप 273 केल्विन से भी ज़ीरो पे आ गए हो, 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब गिब्स फ्री एनर्जी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क विच कैन बी डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमें समझ आना चाहिए कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, एंड डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई थी इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इक्विलिब्रियम हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, वही डेल्टा या फिर ऐसे बोल लो कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या सिखाता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये सिखा रहा है कि हम इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, डेल्टा ई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यानी कि डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी हमेशा। या फिर डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस आपका नेगेटिव है तो ऐसे केस में आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और जब हमेशा पॉजिटिव आएगी मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। तो यहाँ पर तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं है, आप डेल्टा एच और डेल्टा एस देख के बता सकते हो कि होगी कि नहीं। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव हो गई तो ऐसे केस में आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा। आप जब टेम्परेचर देख के आप तब डिसाइड कर पाओगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। और जो गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होती है, पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अगले पेज पे बस इतना मार्क किया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। और उसके नेक्स्ट पेज पे हमने मार्क किया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होगी तो वहाँ पे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और उसकी जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ेगी, यानी कि एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी। ये बात हमें पता होना चाहिए हमेशा। तो यानी कि उसका जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, उसके डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच को अब हमने
यहाँ पे एक फॉर्मूला रखा, डेल्टा एच को हमने हटा दिया और यहाँ पे डेल्टा, इस पूरे टर्म को हमने हटा के लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। इसका एक फार्मूला ये भी है और इसके अलावा इसका एक फार्मूला है माइनस एन एफ ई, जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपके जो नोट्स और क्वेश्चंस वाले जो पेजेस हैं उनसे हमने थर्मोडायनेमिक्स को ख़त्म कर दिया है। कुछ PYQs प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में एकदम कंफर्म हो जाएगा। सो थैंक यू।